आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विगत कई दिनों से आप प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण हेतु प्रश्नावली विधि का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपने प्रश्नावली की परिभाषा को जाना, एक अच्छी प्रश्नावली, एक उत्तम प्रश्नावली की विशेषताओं को जाना, प्रश्नावली के विविध प्रकारों को जाना और आज इसी क्रम में हम प्रश्नावली की रचना विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। जब आपने प्रश्नावली के बारे में जानना शुरू किया तो अब आपके मनोमस्तिष्क में यह जिज्ञासा अवश्य होगी कि हम उत्तम प्रश्नावली की रचना कैसे करें। और शोध के लिए यह जिज्ञासा अत्यंत उपयोगी भी है। आप में से आगे चल के कुछ लोग अगर रिसर्च करेंगे तो वहाँ पे उनको आवश्यकता आएगी कि वो प्रश्नावली की रचना कैसे करें। अब मेरे इस सेंटेंस को, इस वाक्य को फिर से सुनिए कि हम एक प्रश्नावली की रचना कैसे करें, हम एक उत्तम प्रश्नावली की रचना कैसे करें, हम एक उत्तम और वैध प्रश्नावली की रचना कैसे करें। प्रश्नावली की जो विशेषताएं, जो प्रकार मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको याद होंगे, अगर आपने मेरे व्याख्यान को पुनः पुनः सुना होगा, तो आज आप प्रश्नावली की रचना को समझने में निश्चित रूप से सफल होंगे। प्रश्नावली की रचना को जानना, उनके चरणों को जानना नितांत आवश्यक है। कोई भी कार्य हो, किसी भी कार्य को पूरा करने के कुछ चरण होते हैं। हम अगर उन्हें चरणबद्ध ढंग से करें तो उस काम में हमें सफलता मिलने की संभावना भी अधिक होती है, हमारा श्रम भी कम खर्च होता है, हमारा समय भी कम खर्च होता है। इसी तरह प्रश्नावली निर्धारण के लिए हमें कुछ चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। सर्वप्रथम हमें अपनी शोध समस्या का निर्धारण करना है, उसी शोध समस्या का जिसका विवेचन पहले के व्याख्यानों में किया जा चुका है, शोध समस्या के ही शीर्षक से। ठीक, तो वही है शोध समस्या, है ना। जब हम आपकी क्लास में शब्द समस्या का प्रयोग करें तो आप समझ लीजिएगा ये शोध समस्या है। ठीक है, कोई घर की समस्या नहीं है, शोध समस्या है। शोध समस्या का निर्धारण, तत्पश्चात प्रश्नावली के स्वरूप का निर्धारण, उसके बाद प्रश्नों की तैयारी स्वमूल्यांकन के आधार पर, फिर उन प्रश्नों में से संगत प्रश्नों का चयन विशेषज्ञ मूल्यांकन के आधार पर, फिर प्रश्नों का परीक्षण और विश्लेषण, फिर असंगत प्रश्नों को अलग कर देना प्रश्नावली से, फिर पुनः प्रश्नों का परीक्षण और विश्लेषण, फिर प्रश्नावली को अंतिम प्रारूप देना और प्रश्नावली की अंतिम या अंतरिम या फाइनल छपाई। सुनने में ये सारी प्रक्रिया बहुत सरल सी लग रही होगी, लेकिन जब आप इसको कीजिएगा तो ये एक प्रोसेस है और ये पूरा प्रोसेस एक अवधि चाहता है। ये कोई दिन दो दिन की बात नहीं होती। अवधि चाहता है का अभिप्राय है कि आपको समस्या से निर्धारण से लेकर के प्रश्नावली की अंतिम छपाई तक अगर आप निरंतर रूप से कार्य करते रहे तो भी 1 महीने का समय लग जाएगा। अब आप देखिए कैसे। मैंने आपको सर्वप्रथम सबसे पहले बताया कि समस्या का निर्धारण। आपकी समस्या
निर्धारित होनी चाहिए। यानी कि आप किस शोध विषय पे काम कर रहे हैं वह निर्धारित होनी चाहिए, वह परिभाषित होनी चाहिए, वह सुसीमित होनी चाहिए। यानी कि जैसे कि आप कहें कि आप पर्यावरण प्रदूषण पे काम कर रहे हैं, तो पर्यावरण प्रदूषण खुद में एक बहुत विस्तृत समस्या है। आप पर्यावरण प्रदूषण के किस पक्ष पे काम कर रहे हैं या सभी पक्षों पे कर रहे हैं, आपको यह पता होना चाहिए। यानी कि आपको अपने शोध समस्या को परिभाषित करना होगा कि आप अपने अध्ययन में किन किन पक्षों को सम्मिलित कर रहे हैं और किन किन पक्षों को सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपको यह अच्छी तरह से पता हो कि आपको क्या अध्ययन करना है, किस पक्ष का अध्ययन आपके शोध कार्य में सम्मिलित है। आप एक डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, आप एक दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आपने क्या किया? इसके लिए आपने अपनी शोध समस्या से संबंधित जितनी भी सैद्धांतिक जानकारी थी वो सभी अध्ययन करी, यानी कि पूर्व साहित्य का प्रारंभिक अवलोकन किया। जैसा कि मैंने आपको पहले पूर्व साहित्य के पुनरावलोकन के अंतर्गत बताया था। आपने उन सभी साहित्य का, उन सभी पुस्तकों का, उन सभी शोध पत्रों का, उन सभी रिसर्च आर्टिकल का, उन सभी अभिलेखों का अध्ययन किया, समीक्षा की, जो आपके शोध कार्य से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से या आपके शोध के किसी पक्ष से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित थे। अब आप मानसिक रूप से तैयार हैं कि आपको किस विषय पे शोध करना है। अब आप मानसिक रूप से चिंतन कर रहे हैं। मानसिक रूप से चिंतन एक अवस्था होती है। जब आप शोध करेंगे तो आपको इस अवस्था का भान होगा। आप प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन कर रहे हो या ना कर रहे हो, आपका मस्तिष्क सदैव चिंतन किया करता है। अगर आप अपनी शोध समस्या में डूबे हुए हैं गहराई तक तो जैसे कि कंप्यूटर की एक विंडो खुली रहती है, उस तरह आपके दिमाग की एक विंडो खुली रहती है जो उस पर प्रोसेस करती है। आपको इस चीज को सुनने में थोड़ा सा फिलॉसफिकल लग सकता है, लेकिन एक शोधकर्ता जो किसी शोध समस्या पर गहन चिंतन कर रहा हो, वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वही सोचा करता है अपनी समस्या के विषय में, अपनी समस्या के विविध आयामों को, अपनी समस्या को हल करने के संदर्भ में। तो आप मानसिक रूप से तैयार हैं चिंतन के लिए, मनन के लिए, कि अब आपको, क्योंकि आपको पता है कि आपकी शोध समस्या से कौन कौन से पक्ष हैं और उन पक्षों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं या कौन कौन सी सूचनाएं हैं जो कि आपको चाहिए। अगर आपको किसी का आर्थिक स्तर पता लगाना है तो आपको क्या चाहिए? आपको उसकी इनकम का पता होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय का पता, उसकी आय का पता होना चाहिए, परिवार की आय का पता होना चाहिए, परिवार में कितने सदस्य हैं ये पता होना चाहिए, वो किन वस्तुओं का उपभोग करता है ये पता होना चाहिए, उसके घर में क्या क्या सामान है ये पता होना चाहिए, कि उसके घर में मोटरसाइकिल है कि नहीं है, कार है कि नहीं है, फ्रिज है कि नहीं है, टीवी है कि नहीं है, टीवी है तो कौन सा है, एलईडी है कि रंगीन है कि ब्लैक एंड वाइट है।
उसके घर में लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं तो कितने मोबाइल हैं, एक मोबाइल है या हर व्यक्ति के पास मोबाइल है ना। तो ये क्या हुई, ये विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हुई जो आपको चाहिए, जिनकी जानकारी चाहिए। तो अब आपने अपने शोध समस्या को जब सोचना शुरू किया तो आपको कौन कौन सी सूचनाएं चाहिए, आपके मन में प्रश्नों की एक श्रृंखला उमड़ने लगी। बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न। परंतु अब आप निर्धारित कर रहे हैं अपने दूसरे चरण में प्रश्नावली के स्वरूप को, जिसमें आप प्रश्नावली के प्रकार को निश्चित कर रहे हैं और प्रश्नावली के आकार को निश्चित कर रहे हैं, क्योंकि आपके मन में तो बहुत सारे प्रश्न उमड़ रहे हैं ना, उमड़ते जा रहे हैं। तो आपने यह सोचा सबसे पहले कि हम ये प्रश्न सूचनादाता से किस रूप में पूछेंगे। हम उसको बहुविकल्पी रूप में दे देंगे, बंद प्रश्नावली के रूप में, या हम उसके विचार जानेंगे, उसको मनोवांछित उत्तर देने के लिए कह देंगे खुली प्रश्नावली के रूप में, या हम मिश्रित प्रश्नावली की रचना कर दें, या हम चित्रित प्रश्नावली की रचना कर दें, या हम ईमेल कर दें, या हम डाक से भेज दें। आपने एक प्रकार निश्चित किया कि हम इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। आपने मिश्रित प्रकार ले लिया, खुला ले लिया, बंद ले लिया, जो आपको आपकी शोध समस्या के लिए उपयुक्त लगा आपने वो ले लिया। इसका निर्धारण आपको करना होगा। यह बिल्कुल शोध समस्या के अनुरूप इस बात का चयन किया जाता है। तत्पश्चात अब आपकी प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, उसका आकार क्या होगा, इस पर आपने कार्य करना शुरू किया। चूंकि आप अपने प्रश्नावली निर्माण के प्रारंभिक चरण में हैं, यह संभव है कि आपके प्रश्नों में से कुछ प्रश्न असंगत सिद्ध हों जिन्हें बाद में हटा दिया जाए। तो आप इस अवस्था में प्रश्नों की संख्या कुछ अधिक रखते हैं। कुछ अनुभवी शोधकर्ताओं का कथन है कि आप इस अवस्था में जितने प्रश्नों का उत्तर आपको चाहिए या जितने प्रश्नों की जिन विषयों पे आपको सूचना चाहिए उनसे संबंधित प्रश्नों की 3 गुना अधिक संख्या रखी जाती है। जैसे हमें 10 प्रश्न अपनी प्रश्नावली में सम्मिलित करने हैं तो इस अवस्था में हम 30 प्रश्नों को रखेंगे। 20 प्रश्नों को हम विभिन्न चरण में असंगत पाए जाने पे हटा सकते हैं। एक आइडिया रख, 10 का मतलब एग्जैक्ट 10 नहीं होता, 12 भी हो सकता है ना। लेकिन आपको यह बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि प्रश्नावली ना तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाए और ना बहुत ज्यादा छोटी हो जाए, ना बहुत तवील हो ना बहुत मुख्तसर हो, एक संतुलित आकार में हो। तत्पश्चात आप आते हैं प्रश्नों के क्रम पे। मैंने पहले भी बताया था, सामान्य से विशिष्ट की ओर प्रश्नों की रचना की जाती है। आप सबसे पहले किसी व्यक्ति की इनकम नहीं पूछने लगेंगे, कुछ उससे सामान्य बातचीत करेंगे, कुछ उससे औपचारिक क्वेश्चन करेंगे, कुछ उसके सामने औपचारिक प्रश्न रखेंगे। तत्पश्चात आप अनौपचारिक प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। आपने एक प्रश्नावली तैयार कर ली यहां पे। अब इस प्रश्नावली में 3 गुना लगभग 3 गुना अधिक प्रश्नों का समावेश किया है। अब आपको इसमें से असंगत प्रश्नों को छांट देना है। आप स्वमूल्यांकन करते हैं, हर प्रश्न को पढ़ते हैं और स्वयं
यह मूल्यांकन करते हैं कि क्या यह प्रश्न मेरी शोध समस्या से संबंधित है, क्या यह शोध प्रश्न मेरे उद्देश्य, या क्या यह जो प्रश्न है प्रश्नावली में जो सम्मिलित है, क्या यह प्रश्न मेरे उद्देश्य की पूर्ति करता है। यह प्रश्न ऐसा तो नहीं है जिसका अध्ययन करना मेरे उद्देश्य में सम्मिलित ना हो, या कोई ऐसा पक्ष छूट तो नहीं गया है जिसका मुझे अध्ययन करना है और वो इस प्रश्नावली में सम्मिलित ना हो। इस तरीके का स्वमूल्यांकन करने के बाद में जो असंगत प्रश्न होते हैं, जिनका आपके उद्देश्य से, आपके अध्ययन के उद्देश्य से संबंध नहीं होता, आप उनको हटा देते हैं। पहला फिल्टर आपने खुद हटा दिया, ये काम के नहीं है, मेरे ये उद्देश्य नहीं थे, ये काम के नहीं है। अब आप अपनी उस प्रश्नावली को लेकर के विषय विशेषज्ञ के पास में जाते हैं। विषय विशेषज्ञ कोई भी हो सकता है। विषय विशेषज्ञ आपके सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक भी हो सकते हैं। हालांकि पर्यवेक्षक से अनुमति लेने के बाद या पर्यवेक्षक को प्रश्नावली में जो सुझाव दें उसके बाद ही आगे कार्य करना चाहिए। लेकिन विषय विशेषज्ञ वह व्यक्ति भी हो सकता है जिसने इस पर पूर्व में कार्य किया हो और वो आपके मार्गदर्शन के लिए तैयार हो। क्योंकि आपने जब प्रश्नावली की रचना की थी तो उस प्रश्नावली की रचना के क्रम में कुछ प्रश्नावलियों के एग्जाम्पल्स भी सामने रखे थे कि मेरी शोध समस्या से संबंधित किस व्यक्ति ने कौन सी प्रश्नावली की कब रचना की है। आपने देखा कि उसने किन किन प्रश्नों को सम्मिलित किया है, उसके आधार पर आपने अपनी प्रश्नावली का निर्माण किया है। तो आप विषय विशेषज्ञ के पास में अपनी प्रश्नावली या अपने पर्यवेक्षक के पास में अपनी प्रश्नावली को लेके जाते हैं और उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। चूंकि उनको अनुभव है, वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि इनमें से सम्मिलित किन प्रश्नों का उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाएगा और किन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने में व्यवहारिक कठिनाइयां आएंगी, या कौन से प्रश्न आपकी इस सोच समस्या से संगत नहीं है। वो उन प्रश्नों को हटा देते हैं और आपसे कहते हैं कि जाइए अब इस प्रश्नावली को लेकर के एक छोटे समुदाय पर अध्ययन कीजिए, पायलट स्टडी कीजिए एक छोटे समुदाय पे। आप इतना बड़ा शोध कार्य करने जा रहे हैं, उससे पहले आप इसको टेस्ट कर लीजिए। अब आप पायलट स्टडी के द्वारा उस क्वेश्चनायर को एक छोटे समूह पे, छोटे जनसंख्या समूह पे, छोटे प्रतिदर्श के समूह पे टेस्ट करते हैं। आपको खुद पता लग जाता है कि इन प्रश्नों में व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही हैं या ये प्रश्न असंगत हैं। आप उन असंगत प्रश्नों को या जिनमें व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं, उन प्रश्नों को प्रश्नावली से अलग कर देते हैं। प्रश्नावली को अलग करने के बाद में आप पुनः जो शेष प्रश्न बचे हैं उनको पृथक रूप से लिख लेते हैं। अब आप पुनः जाते हैं, आपने क्वेश्चन पृथक कर लिए ना, अब आप पुनः जाते हैं, फिर से एक लघु समुदाय पे अध्ययन करते हैं,
फिर देखते हैं कि क्या कोई कठिनाई पेश आ रही है कि नहीं आ रही है। अमूमन नहीं आती है। और इस अवस्था में जो आपकी क्वेश्चन आयर है, जो प्रश्नावली है, वो अपने सुसंगत रूप में आ जाती है, यानी कि उस वैध और विश्वसनीय रूप में आ जाती है जिसे शोध कार्य में प्रयुक्त किया जा सके। अब आप अपने प्रश्नावली को अंतिम प्रारूप देते हैं, उसको छपाई के लिए प्रेषित करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं कि उसमें वर्तनी संबंधी कोई दोष ना हो, उसमें छपाई संबंधी कोई त्रुटि ना हो, जितना भी प्रिंट हो वो पठनीय हो, सारे निर्देश स्पष्ट हों, अर्थात जो प्रश्नावली है वो सुस्पष्ट पठनीय छपी हुई हो। फिर आप उसको जहां भेजना चाहें आंकड़ों के संग्रहण हेतु अपने शोध के उद्देश्य और अपने प्रतिदर्श के आकार पे भेज सकते हैं। यह पूरा एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। इस चरणबद्ध प्रक्रिया को आपने सुना, समझा, इसके बाद ही, इस सारी प्रक्रियाओं के बाद ही किसी प्रश्नावली की रचना वैध और विश्वसनीय तरीके से संभव है। आप के विषय से संबंधित विभिन्न प्रश्नावली शोधकर्ता ढूंढते हैं कि इस विषय पे किस प्रश्नावली का निर्माण किया गया है। तो जब आप यह क्रिया करते हैं, मार्गदर्शन के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन उसको एज इट इज हूबहू उतार लेने में या हूबहू उसी प्रश्नावली को अडॉप्ट कर लेने में कुछ जोखिम है। जोखिम यह है, आपको नहीं पता है कि वो जो प्रश्नावली है वो वैध है, उसके पीछे भी ये सारा प्रोसेस किया गया है, क्या वो टेस्टेड है। दूसरी चीज, वह जिस वर्ष तैयार की गई थी उस वर्ष में उस समस्या को देखने का नजरिया वो था जो प्रश्नों में उसके परिलक्षित हो रहा है। 20 साल बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं, किसी भी समस्या के विभिन्न आयाम आ जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं, कुछ अप्रासंगिक हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब विषय का स्वभाव गत्यात्मक हो तो हमें पुरानी प्रश्नावलियों से मार्गदर्शन तो लेना चाहिए, लेकिन उन्हें एडॉप्ट नहीं करना चाहिए। मार्गदर्शन लीजिए कि उन्होंने उस समय में उस शोध समस्या से संबंधित किन किन प्रश्नों का समावेश किया था, किस रूप में किया था। आप उदाहरण के रूप में, आप मार्गदर्शन के तौर पे उनका, जहां मैंने अवस्था आप लोगों को बताई थी, जहां पे आप पूर्व साहित्य का पुनरावलोकन करते हैं, वहां पे आप मतलब उस अवस्था में आप, जब आप पहले चरण के प्रश्नों को शामिल कर रहे हो, उस अवस्था में आप इस चीज को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन उस समय भय यही होता है कि मेहनत से बचने के लिए प्रायः प्रश्न हूबहू उतार लिए जाते हैं और यह ध्यान नहीं रखा जाता कि इस प्रश्नावली का निर्माण इस वर्ष में हुआ था, उस समय इस शोध समस्या से रिलेटेड परिस्थितियां ये थी, आज ये वर्ष है और आज इस समस्या से संबंधित ये आयाम नए हो गए हैं, ये अप्रासंगिक हो गए हैं। संपूर्ण क्रम को पुनः एक बार फिर से सुन लीजिए ताकि जितना कुछ बताया गया है वह आपके दिमाग में ठहर जाए। आप प्रारंभिक तैयारी करते हैं,
मैंने प्रारंभिक तैयारी के अंतर्गत आप समस्या से निर्धारण से संबंधित सारी बातों को सम्मिलित कर दिया है। आप अपनी प्रारंभिक तैयारी के बाद में प्रश्नावली का प्रथम प्रारूप तैयार करते हैं, फिर स्वमूल्यांकन करते हैं, फिर विषय विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकन होता है, फिर संशोधन होता है, फिर उस संशोधित प्रश्नावली का प्रथम पायलट अध्ययन होता है। तत्पश्चात हमें निष्कर्ष मिलते हैं। जहां कहीं व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही होती हैं, उन प्रश्नों को अलग कर दिया जाता है। अगर नहीं आ रही होती हैं तो उसे वहीं पे स्वीकार कर लिया जाता है। अगर आ रही होती हैं किन्हीं प्रश्नों में दिक्कत या कुछ प्रश्न उपयुक्त नहीं होते हैं तो उनको पृथक कर दिया जाता है, संशोधित कर दिया, पृथक करके प्रश्नावली संशोधित कर दी जाती है, फिर पुनः द्वितीय पायलट अध्ययन किया जाता है। प्रायः इस अवस्था में जो आपकी प्रश्नावली है आपके रूप में आ जाती है, जो कि विश्वसनीय होता है, जो कि वैध होता है। प्रश्नावली को अंतिम प्रारूप दिया जाता है और आप उस प्रश्नावली से अपनी शोध समस्या के अनुरूप प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज के इस व्याख्यान को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों को आमंत्रित करता हूं, अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो उसका शंका का निवारण और प्रश्न का समाधान मुझसे कर लें। अंकित कुमार, अनुराधा, विनीता, सीबी, हरिकांत, जयशंकर, कृष्ण कुमार, कुमारी बबीता, मधु पांडे, निशांत कुमार, पूजा, पूजा कुमारी, रामानुज, रोशन कुमार, हाँ सुन लीजिएगा, मैं यूट्यूब पे इसको डाल दूंगा शाम तक। स्वीटी कुमारी, स्वीटी कुमारी, ठीक है। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम पुनः इसी समय पे एक नवीन विषय के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।